रिजर्वेशन कब खत्म होगा? कब मेरिट के आधार पर जॉब मिले करेंगी? कब जब मुकाबला ही बराबरी का नहीं है तो मेरिट कहां से आएगी? डायलॉग तो बड़ा फैंसी है। मेरे हिसाब से आरक्षण बिल्कुल गलत है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। आरक्षण हमारे समाज में हजारों सालों से है। आरक्षण ने इस असमानता को खत्म करने के चक्कर में एक दूसरी असमानता को पैदा कर दिया है। स्वर्णों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ओए पंडित, ओए बनिए, जबकि आप किसी विशेष जाति के लिए ऐसा नहीं बोल सकते। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूँ। क्या आज तक आपने इस अघोषित आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाई है? मजाक कर रहे हैं आप। आपका कहने का मतलब यह है कि आरक्षण इस बीमारी का छोटा इलाज है। जहां प्रॉब्लम दिखे ठोको आरक्षण का इंजेक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेख मुश्ताक और स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल बोलना यार पर। आज हमारे साथ हैं प्रेमपाल सिंह चौहान और एरन माइकल फिर से एक बार, और आज बहस करेंगे वो आरक्षण के मुद्दे पर। तो आइए देखते हैं उनकी बहस। अब बताओ प्रेम भाई, क्या बोल रहे थे घर में, क्या बात है? बात क्या होनी है? वही आरक्षण, रिजर्वेशन। एक कैंडिडेट जिसके ज्यादा नंबर आए हैं वो जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाता है। एक कैंडिडेट जिसके कम नंबर आए हैं और वो जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाता है, उसको आरक्षण का लाभ मिलता है। और ऐसा क्यों है? ये फासला कब खत्म होगा? कब मेरिट के आधार पर जॉब मिले करेंगी? देखिए, मेरिट वो नहीं है कि आपके नंबर कितने आए। मेरिट वो है कि आपके पिता ने आपको कहाँ उतारा था, वहां से कितने कदम आप खुद चले। ये फासला मेरिट है, नंबर मेरिट नहीं है। डायलॉग तो बड़ा फैंसी है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं समझाता हूँ। एक वंचित वर्ग का बच्चा जिसने जैसे तैसे सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में अपनी शिक्षा प्राप्त करी, फिर उसके बाद बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता है। दूसरी तरफ एक संपन्न वर्ग का बच्चा है जो बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा, अच्छे कॉलेज में गया, फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहुंचा। जब मुकाबला ही बराबरी का नहीं है तो मेरिट कहां से आएगी? आपका मतलब क्या है कहने का? आप क्या आरक्षण को सही ठहरा रहे हैं? बिल्कुल, मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से आरक्षण बिल्कुल गलत है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। देखिए, विरोध करना आपका संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल करिए, लेकिन पहले समझ तो लीजिए कि आरक्षण है क्या। समझना क्या है? जॉब में जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है और मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आप इसको कब से गलत मानते हैं? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये जाति आधारित आरक्षण कब से अस्तित्व में आया? जब से संविधान बना है तब से अस्तित्व में आया है ये। यानी 1950 से, लगभग 70 साल से। हाँ बिल्कुल। मैं कहता हूँ ये जाति आधारित आरक्षण 70 साल से नहीं, पिछले हजारों सालों से चला आ रहा है। वो कैसे? सुनिए, मैला उठाने वाले का बेटा मैला उठाने वाला बनेगा, पंडित का बेटा पंडित, बनिए का बेटा बनिया। इस तरह की जन्म और जाति आधारित आरक्षण हमारे समाज में हजारों सालों से है। ये भाई साहब आरक्षण नहीं, ये जाति व्यवस्था है। मैं मानता हूं कि जाति के आधार पर शोषण हमारे समाज में होता रहा है। भाई साहब, अगर शोषण जाति के आधार पर होता रहा है तो उसका निवारण भी तो जाति के आधार पर ही होगा, इसलिए आरक्षण ठीक है। आपका कहने का मतलब है कि ये आरक्षण जो है वंचितों को उनको न्याय दिलाने की व्यवस्था है? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। आरक्षण ने इस असमानता को खत्म करने के चक्कर में एक दूसरी असमानता को पैदा कर दिया है। अच्छा, वो कैसे? ये स्वर्णों के साथ सरासर पक्षपात है। अब आप कह रहे हैं कैसे? बताता हूं कैसे। स्वर्णों पर एट्रोसिटी एक्ट 89 के तहत कार्रवाई की जा सकती है बिना उनको सूचित करे, बिना इंक्वायरी के। जी बिल्कुल। स्वर्णों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ओए पंडित, ओए बनिए, इधर आ, जबकि आप किसी विशेष जाति के लिए ऐसा नहीं बोल सकते। देश की 131 लोकसभा और 1250 विधानसभा ऐसी हैं जिन पर विशेष जाति के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन स्वर्ण चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन हाँ, वोट जरूर दे सकते हैं वहां पर। स्वर्ण एक ऐसी जाति है जिसके लिए आज तक कोई आयोग नहीं बना है। एनसी, एससी और एनसी एसटी का गठन केवल स्वर्णों को सजा देने के लिए किया गया है। एससी एसटी न्यायालय खोले ही स्वर्णों को सजा देने के लिए। नौकरी, प्रमोशन, घर अलॉटमेंट ये सिर्फ किसी विशेष वर्ग को दी जाती हैं। क्या ये स्वर्णों के साथ पक्षपात नहीं है? अब आप ही बताइए,
ये समाज में असमानता पैदा की जा रही है, नहीं की जा रही है? क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? चलो एक सर्वे करते हैं, स्टूडियो के बाहर एक चक्कर लगाते हैं और जाकर देखते हैं कि जो लोग गटर साफ कर रहे हैं, सीवर साफ कर रहे हैं, नाली साफ कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि उसमें किस जाति के कितने लोग हैं, उसमें कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय हैं, कितने वैश्य हैं, कितने शूद्र हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने ईसाई हैं या कितने सिख हैं। कैसी बात कर रहे हो भाई साहब, ये तो बट नेचुरल है। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूँ। क्या आज तक आपने इस अघोषित आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाई है? आपने क्यों नहीं मांग करी कि ये इस विशेष काम को एक विशेष जाति ही क्यों करे, बाकी जातियों को भी इस काम को करने का अवसर मिलना चाहिए। मजाक कर रहे हैं आप? सुनने में तो मजाक ही लगता है। खैर छोड़ो, आपने जो सवाल पूछा था कि दूसरी तरह की असमानता पैदा हो गई है, अब मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। अच्छा, तो जवाब है आपके पास उसका? मैंने जो सर्वे का उदाहरण अभी आपको दिया है वो दरअसल एक लकीर है हमारे समाज की अगड़ी और पिछड़ी जातियों के बीच में। एक लाइन है और ये लाइन कई सदियों से चली आ रही है। अगर हमें इस लाइन को पाटना है तो इस लाइन के बराबर में बिल्कुल इतनी ही बड़ी एक और लाइन बनानी पड़ेगी। संविधान और आरक्षण की जो व्यवस्था है ये वो लकीर है जो उस पहली वाली लकीर के बराबर में डाली गई है उसको पाटने के लिए। चलो एक बार को आपकी बात को मान भी लिया जाए, तो आप ये बताइए, संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की ये लाइन 70 साल पहले कर दी गई थी, तो 70 सालों में समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? भाई साहब, 5000 साल पुरानी समस्या 70 साल में कैसे खत्म हो सकती है? वैसे भी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैं समझता हूं कि ये समस्या जब भारत विकसित देश से विकसित देश की श्रेणी में आएगा तभी खत्म होगी। तो आपको क्या लगता है, ये समस्या इतनी आसानी से समाप्त हो जाएगी? नहीं, आसानी से तो कुछ भी नहीं होता। और वैसे भी जब इस असमानता को पाटने की कोशिश की जाती है तो लोग आरक्षण के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। आरक्षण की किसी खास बात को बताकर लोगों के सेंटीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और वो ऐसा करते क्यों हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर असमानता खत्म हो गई तो उनको अपनी पावर शेयर करनी पड़ेगी, और शेयर भी किन लोगों के साथ करनी पड़ेगी? जिन पर इसी पावर का इस्तेमाल करके उन्होंने सदियों राज किया है। ये आरक्षण का खास हिस्सा क्या हुआ? अब मोटे तौर पे जो सरकारी नौकरियों पे जाति आधारित आरक्षण मिलता है वही है। और भी कोई आरक्षण अस्तित्व में है क्या? हाँ बिल्कुल है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। देखिए, इस आरक्षण के अलावा जो आरक्षण है वो है जेंडर पे आधारित आरक्षण, मतलब सेक्स पे आधारित आरक्षण। जैसे संसद में महिलाओं का आरक्षण। और छोटे उदाहरण के लिए आप देखें, जैसे आप मेट्रो में जाते हैं तो पहला डब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित होता है और उसके लिए किसी जाति धर्म के आधार पे नहीं होता है वो। और दूसरा अपना आता है, जैसे दिव्यांगों को नौकरियों में आरक्षण और शिक्षा में आरक्षण मिलता है, वो भी जाति आधारित नहीं है। और उसके बाद अगर हम देखें तो तीसरा आता है किसानों को सिंचाई के लिए, बीजारोपण के लिए जो सहायता मिलती है वो भी जाति आधारित नहीं होती। और उसके अलावा जो बीपीएल के कार्ड बने हैं वो आर्थिक आधार पर बने हैं, मतलब उसमें गरीबों के लिए बीपीएल के कार्ड बने, बीपीएल के राशन कार्ड, तो वो भी जाति आधारित नहीं है, उसमें भी किसी की जाति धर्म नहीं पूछी जाती। तो ये वो आरक्षण है जो पारंपरिक आरक्षण के अलावा है। आपका कहने का मतलब ये है कि आरक्षण इस बीमारी का छोटा इलाज है विशेष वर्ग को समानता पर लाने के लिए। आजकल जिसे देखो वो आरक्षण को रामबाण औषधि बना करके बैठे हुए हैं, जहां प्रॉब्लम दिखे ठोको आरक्षण का इंजेक्शन। बात तो आपकी सही है, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी इसका कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा। ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन तो है इसका, बस जिनको आरक्षण मिल रहा है वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, क्या सोल्यूशन है इसका? बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है इसका। अगर आर्थिक आधार पे अगर आरक्षण लोगों को दिया जाए तो चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, तो ये सारे भेदभाव मिट जाएंगे। एक बात बताओ, क्या सरकार के पास ऐसा कोई तंत्र है जिससे ये पता चल सके कि किसी आदमी की आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव आया है? जो आज अमीर है कल वो गरीब हो सकता है, जो आज गरीब है कल वो अमीर हो सकता है। तब सरकार उसकी पहचान कैसे करेगी? फिर भी वैसे भी सुप्रीम कोर्ट कई बार आर्थिक आधार पर आरक्षण को रिजेक्ट कर चुका है। और एक बात याद रखना, किसी भी आदमी का इकोनॉमिकल स्टेटस बदल सकता है लेकिन कास्ट स्टेटस दुर्भाग्यवश कभी नहीं बदलता। फिर भी कुछ तो है जो किया जा सकता है। जैसे? ठीक है, सुनिए फिर। बताइए। अगर किसी को जाति के आधार पर नौकरी मिली है और वो उसका लाभ उठा रहा है,
तो उसकी अगली पीढ़ी को आरक्षण का लाभ ना मिले, इससे क्रीमी लेयर नहीं बनेगी। और आरक्षण के बाद जो सीटें बची हैं उसमें जो स्वर्णों में जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको कुछ सीटें उनके लिए आरक्षित कर दी जाएं, और उसका आर्थिक आधार को नापने के लिए जो पैमाना है वो बीपीएल कार्ड को बनाया जाए। बात ठीक है आपकी, आपके सुझाव वाकई ध्यान देने लायक है। चलो, आपको मेरी बात कुछ तो पसंद आई। ठीक बात है, लेकिन हमने इतनी लंबी चौड़ी बहस तो कर ली, लेकिन अभी तक हमने इस आरक्षण के गणित को समझा ही नहीं है कि सरकारी जॉब जो है आरक्षण की, इसका असली गणित क्या है। मतलब हमारे देश में प्रतिवर्ष जो नौकरियों का सृजन होता है उसका 1% या इससे थोड़ा सा ज्यादा पब्लिक सेक्टर में यानी सरकारी नौकरी है। बाकी 98% या 99% जो है वो प्राइवेट सेक्टर में है। और इतनी लंबी चौड़ी हमने जो बहस करी वो सिर्फ उस 1% के लिए करी है। आरक्षण इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पता नहीं भाई साहब, ये जातिगत आरक्षण मेरे गले से नहीं उतरता। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कैसी लगी आपको हमारे दो धुरंधरों की बहस? उम्मीद है पसंद ही आई होगी। तो अब हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।